हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस विद साक्षी। आज की इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि स्टैमन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टैमन। स्टैमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्मस फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड ए फिलामेंट। स्टैमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। इसके दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट, और कलेक्टिवली या होल पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, स्टैमन। डायग्राम ए में आप एंथर और फिलामेंट को देख सकते हो। जो अपर पोर्शन है वो है एंथर और जो लॉन्ग पोर्शन है वो है फिलामेंट। The anther is usually bilobed with each lobe having two theca, that is diathecous. डायग्राम सी में आप एंथर की स्ट्रक्चर देख सकते हो। एंथर जो है बाइलोब्ड है, यानी कि इसके दो लोब हैं। मैंने सेंटर से जो है एक डॉटेड लाइन लगाई है ताकि हम ये देख सकें कि एंथर के कौन कौन से लोब हैं। ठीक है, तो ये बाइलोब्ड है यानी कि इसमें दो लोब हैं और ईच लोब में जो है दो थीका हैं, इस वजह से इसको डाइथीकस बोलते हैं। एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 pollen sacs or microsporangia, 2 in each lobe. Microsporangial wall has 4 types of layers: epidermis, endothecium, middle layers, tapetum. एंथर यूजुअली बाइलोब्ड होते हैं। इनके एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और नेक्स्ट लोब में भी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, यानी कि दोनों लोब्स में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो राउंड शेप के चैम्बर या स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। इनमें माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर हो जाते हैं और इनमें पॉलन ग्रेन डेवलप हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलन सैक। तो इन माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं, पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल जो है वो 4 लेयर से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट जो लेयर है वो है एपिडर्मिस। जो ब्लैक कलर की आप लेयर देख सकते हो मैंने जो बनाई है वो है एपिडर्मिस। उसके बाद जो रेड कलर की लेयर मैंने बनाई है वो है एंडोथीसियम। फिर जो ब्लू कलर की 5-6 लेयर हैं वो है मिडल लेयर्स, और जो ग्रीन कलर की लेयर मैंने बनाई है वो है टेपटम। और ग्रीन कलर की लेयर के अंदर जो टिश्यू हैं वो है स्पोरोजिनस टिश्यू। इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं और पोटेंशियल पॉलन भी बोल सकते हैं। इनसे जो है पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, या हम बोल सकते हैं इन टिश्यू से जो है पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। एपिडर्मिस, 1 cell थिक एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। सबसे जो आउटर लेयर होती है जो सिंगल सेल से बनी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, और इसका जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन करने का। एंडोथीसियम, सिंगल लेयर्ड cells have cellulose thickening with a little pectin and lignin in some cases. It helps in anther dehiscence. जो सेकेंड लेयर है एंडोथीसियम वो भी सिंगल लेयर्ड है, यानी कि एपिडर्मिस की तरह वो भी सिंगल लेयर है सेल्स की। उसमें जो है सेलुलोज की थिकनिंग है, या हम बोल सकते, या कुछ केसेस में जो है पेक्टिन या लिग्निन भी हो सकता है। ये जब एंथर डेहिसेंस होता है या जब एंथर स्प्लिट होता है तो उस टाइम पे जो है ये लेयर हेल्प करती है। मिडल लेयर, 1 to 6 लेयर, दे डिजनरेट ड्यूरिंग मैच्योरिटी ऑफ द एंथर। जो मिडल लेयर है वो थर्ड लेयर है। एंडोथीसियम के बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो मिडल लेयर है। ये 1 से 6 लेयर्स तक हो सकती है, और जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो डिजनरेट हो जाती है ये लेयर भी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, इनका जो मेन काम है वो है प्रोटेक्शन में, और एंथर डेहिसेंस के टाइम पे ये हेल्प करती थी। नेक्स्ट लेयर है टेपटम। टेप्टल सेल्स आर न्यूट्रिटिव। बाय दीज सेल्स dubious bodies are produced which help in the ornamentation of microspore wall. A compound sporopollenin is secreted by ubious body which is deposited in the axine of microspore wall.
टेप्टम लेयर का जो मेन काम है वो है जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो इस तरीके से ये जो टेप्टल सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिटिव होते हैं और ये जो है यूबिस बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर वॉल होती है उसकी ऑर्नामेंटेशन में हेल्पफुल होते हैं। यानी कि एक तरह से माइक्रोस्पोर वॉल में ये डेकोरेटिव एलिमेंट की तरह फंक्शन करते हैं ताकि माइक्रोस्पोर वॉल की जो अपीयरेंस है वो अच्छी हो सके। A compound sporopollenin is secreted by Ubis body which is deposited in the axine of microspore wall। जो यूबिस बॉडी है वो एक कंपाउंड स्पोरोपोलिन सक्रीट करते हैं जो कि पॉलन ग्रेन्स की जो आउटर लेयर होती है एक्साइन उसमें जाके डिपॉजिट होता है। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell. The process of formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. As the anther matures and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains that are released with the dehiscence of anther। अगर हम एंथर की स्ट्रक्चर देखें तो उसके जो दोनों लोब हैं उनमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जिनमें कि स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, जो कि जिनको हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं और पोटेंशियल पॉलन भी बोल सकते हैं। एमएमसी और पॉलन मदर सेल हम इनको पीएमसी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इनसे जो है माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए ये इनकी मदर हुई। क्योंकि इनसे जो है माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी तो इसलिए इनको मतलब इनकी मदर बोल सकते हैं इन सेल्स को, तो इसलिए इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल और पीएमसी बोल सकते हैं। पोटेंशियल पॉलन इनको इसलिए बोल सकते हैं कि इन सेल्स में इतनी जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, इनमें इतना पोटेंशियल होता है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल पॉलन। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो है मियोसिस होती है और वो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं जिनको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। फिर उनमें जो है जो ईच माइक्रोस्पोर हैं उनमें माइटोसिस होती है और पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। एंथर में जो है माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं, दोनों लोब्स में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं और इन माइक्रोस्पोरेंजिया में जो है स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जिनको कि माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं या पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं या पोटेंशियल पॉलन भी बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये एमएमसी से बनते हैं, तो इसी वजह से ये इनकी मदर हुई। पोटेंशियल पॉलन इनको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इनमें इतना पोटेंशियल होता है कि इनसे पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में काफ़ी सारे स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। अगर हम एक स्पोरोजिनस टिश्यू को लें तो डायग्राम बी में आप देख सकते हो कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो डिप्लॉयड सेल होता है, यानी कि उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो इसका प्लॉइडी नंबर 2n है। अब इन स्पोरोजिनस टिश्यू में जब मियोसिस होती है, हमें पता है मियोसिस में जो है रिडक्शनल डिवीजन है और इसमें एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। अगर मियोसिस होती है किसी भी पेरेंट सेल में, अगर मियोसिस होती है तो उससे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं और उनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है पेरेंट सेल से। तो अगर स्पोरोजिनस टिश्यू जो है 2n है यानी कि डिप्लॉयड हैं, तो वो 4 माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि ये साथ में जुड़े होते हैं आपस में, तो इस वजह से इनको टेट्राड बोलते हैं। तो एक स्पोरोजिनस टिश्यू से जो है एक टेट्राड बनता है जिसमें कि 4 माइक्रोस्पोर होते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ऐसे स्पोर जो कि स्मॉल साइज के होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे उनमें मियोसिस होगी और ईच टिश्यू जो है 4 माइक्रोस्पोर वाला टेट्राड बना देगा। डायग्राम सी में आप
एक माइक्रोस्पोर टेट्राड देख सकते हो जो कि एक स्पोरोजिनस टिश्यू से बना, जिसमें 4 माइक्रोस्पोर हैं। ठीक है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर हैं। एमएमसी और स्पोरोजिनस टिश्यू में जब मियोसिस होती है तो उनसे माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजिनेसिस बोलते हैं। अब इनमें फर्दर चेंजेस होंगे और पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। ये फर्दर चेंजेस क्या होंगे, इनमें डेवलपमेंट होगी, और इस डेवलपमेंट में नरिशमेंट कहाँ से मिलेगी, जो टेप्टम वॉल है उससे जो है नरिशमेंट मिलेगी। फिर इन माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होगी, और हमें पता है माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होती है, और एक पेरेंट सेल से जो है 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो अगर एक माइक्रोस्पोर से यहाँ पे 2 पॉलन ग्रेन्स बनने चाहिए, पर पॉलन ग्रेन्स के केस में क्या होता है कि एक सेल के साइटोप्लाज्म में दूसरा सेल बनता है, या हम बोल सकते हैं तैरता है। आप देख सकते हो डायग्राम डी में मैंने 4 पॉलन ग्रेन्स बनाए हैं 4 माइक्रोस्पोर से, और उनके अंदर 2-2 सेल बने हैं। ठीक है, और एक पॉलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियस हैं, एक ग्रीन और एक रेड कलर से मैंने डिनोट किया है। तो जो ग्रीन कलर का है वो है जनरेटिव सेल, और दूसरा है वेजिटेटिव सेल। यानी कि इसमें भी क्या हुआ, एक माइक्रोस्पोर से 2 सेल बने जब उसमें माइटोसिस हुई, पर एक सेल के अंदर ही दूसरा सेल तैर रहा है, या हम बोल सकते हैं एक सेल के साइटोप्लाज्म में दूसरा सेल तैर रहा है। जो स्मॉल सेल है ग्रीन कलर का वो है जनरेटिव सेल, और जो बड़ा सेल है वो है वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। ठीक है, इससे जो है पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, और जो स्मॉल सेल है ग्रीन कलर का वो है जनरेटिव सेल। इससे जो है मेल गैमेट्स बनते हैं। जनरेटिव का मतलब ही यही है कि कुछ जनरेट करना, तो ये मेल गैमेट जनरेट करते हैं। जनरेटिव सेल में भी माइटोसिस डिवीजन होती है, और एक जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं, और क्योंकि जनरेटिव सेल हैप्लॉइड हैं तो जो मेल गैमेट्स बनेंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे। ये जो गैमेट्स फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये कई बार पॉलिनेशन से पहले होता है और मोस्टली आफ्टर पॉलिनेशन होता है। जब पॉलन ग्रेन में डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, वो मैच्योर हो जाते हैं, तो एंथर में चेंजेस होते हैं, वो डिहाइड्रेट हो जाता है, उसमें डिहाइड्रेशन होती है, यानी कि उसमें वाटर कंटेंट का लॉस होता है, और फिर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पॉलिनेटर्स की हेल्प से फीमेल स्टिग्मा पर जाके स्टिक करते हैं, और उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है पॉलन ग्रेन्स। Pollen grain is a minute body of varying shape and structures formed in the male structures of seed-bearing plants and transported by various means, wind, water, insects, etc. to female structures where fertilization occurs. Pollen grain जो है minute size के होते हैं, और ये different प्लांट में इनकी जो शेप, स्ट्रक्चर और इनका जो कलर है वो डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है। किसी प्लांट के पॉलन ग्रेन्स का कलर कैसा होगा ये उसके पॉलिनेटर पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कि कौन से पॉलिनेटर से पॉलिनेशन होगी, इंसेक्ट से, बी से, बर्ड से, विंड से, या किससे जो है पॉलिनेशन होगी, ये उस पर भी डिपेंड करता है। बोलने का मतलब है कि उस पॉलिनेटर को जो कलर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, प्लांट्स उस कलर के पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। Wall or covering of pollen grain is called sporoderm. It has 2 layers, outer exine and inner intine. Pollen grains को जो वॉल कवर करती है उसको स्पोरोडर्म बोलते हैं। इसकी 2 लेयर होती हैं, आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो आउटर लेयर है पॉलन ग्रेन की वो एक्साइन है, और जो इनर इलास्टिक लेयर है वो इंटाइन है। The outer layer exine thick or smooth. It is made up of sporopollenin, which is resistant to chemical and biological decomposition. So pollen wall is preserved for long periods in fossil deposits. जो outer wall exine है वो sporopollenin कंपाउंड से बनी होती है। जब हमने टेप्टम पढ़ा था तो अब हमने पढ़ा था जो टेप्टल सेल्स हैं वो स्पोरोपोलिनिन कंपाउंड क्रिएट करते हैं, जो कि एक्साइन में जाके डिपॉजिट होता रहता है।
इसी वजह से ये वॉल काफ़ी थिक होती है और स्पोरोपोलिनिन किसी भी एंजाइम और एसिड से डिग्रेड नहीं हो पाता। यही रीज़न है कि पोलन ग्रेन हज़ारों सालों तक प्रिजर्व रह सकता है। At certain places, the exine remains thin. These thin areas are known as germ pores when they are circular in outline and germinal furrows when they are elongated. कुछ कुछ जगह पर एक्साइन जो है वो थिन होती है, यहाँ से जो है जर्म पोर की फॉर्मेशन होती है और यही जर्म पोर पोलन ट्यूब का एग्जिट प्लेस है। एक्साइन में जो है ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंजाइमेटिक एंड कॉम्पैटिबिलिटी रिएक्शंस में हेल्पफुल होती हैं। एक्साइन की जो है दो लेयर्स होती हैं, एक्टेक्साइन और एंडेक्साइन। एक्टेक्साइन की भी 3 लेयर्स होती हैं, टेक्टम, बैकुलेट एंड फुट लेयर। इस डायग्राम में आप एक्टेक्साइन की तीनों लेयर्स देख सकते हो, एंडेक्साइन देख सकते हैं और इंटाइन देख सकते हैं। एक्साइन जो है पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। सेकंड जो लेयर है इंटाइन, द इंटाइन इज थिन एंड इलास्टिक, इट इमर्जेस आउट एज द पोलन ट्यूब फ्रॉम द जर्म पोर्स ड्यूरिंग जर्मिनेशन, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इंटाइन जो है सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है, इसी वजह से ये थिन और इलास्टिक होती है। इसी लेयर से जो है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। इस डायग्राम में आप पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देख सकते हो। आउटर जो थिक लेयर है वो एक्साइन है। कुछ प्लेसेस पे जो है ये लेयर थिन है, वहाँ से जो है जर्म पोर अराइज होता है। सेकंड जो लेयर है वो है इंटाइन, ये थिन और इलास्टिक है, यहाँ से जो है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर आप सेल का साइटोप्लाज्म देख सकते हो जो कि वेजिटेटिव सेल है, इसको ट्यूब सेल भी बोल सकते हैं। जो वेजिटेटिव सेल है वो बिगर साइज का होता है और इसमें एबंडेंट फूड रिजर्व रहता है। इसका जो न्यूक्लियस भी है वो भी लार्ज और इरेगुलर शेप का होता है। डायग्राम में ट्यूब न्यूक्लियस आप देख सकते हो। इसी सेल के साइटोप्लाज्म में आप जनरेटिव सेल को देख सकते हो, जहाँ से कि मेल गैमिट्स की फॉर्मेशन होती है। ये जो जनरेटिव सेल है ये स्मॉल साइज का होता है, स्पिंडल शेप होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।